हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं AS29 प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट असेट। तो प्रोविजन कंटिजेंसी लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट असेट, ये 29 एस ऐसा एसेट जो कि कंपनी को डिटरमाइन करवाता है कि कब लाइबिलिटी का प्रोवाइडेड जो लाइबिलिटी हमको प्रोवाइडेड है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो कब आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, प्रोविजन है, कॉन्टिजेंट असेट है, या कैसे हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने को एस बनाए गए हैं। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है 29 एस का, वो बात करता है चार बातों की। ये चार बातों की बात करता है, जैसे कि हमने बात करी प्रोविजन की, कंटिंजेंट लाइबिलिटी की, कंटिंजेंट असेट की, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की। और इसका स्कोप क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैरिड एट फेयर वैल्यू पे होता है, दोज रिजल्टिंग फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट अदर देन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा में बात करता है ये इंश्योरेंस इंटरप्राइजेज में। ये पॉलिसी होल्डर हाउएवर इट अप्लाई टू इंश्योरेंस इंटरप्राइज अदर देन दोज अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद पॉलिसी होल्डर and those covered by another accounting standard like AS7, AS22, AS19, AS15। अब ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की बात कही गई है इसमें। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट शुड exceed the economic value expected to be received। मतलब if an enterprise is a contract that is onerous, the present obligation under the contract should be recognized and measured as a provision as per AS29, and the unavoidable cost under an onerous contract reflect the least net cost of existing from the contract, which is the lower of the cost of fulfilling it, and any compensation or penalties arising from failure to fulfill it। The amount of provision in respect of an onerous contract should be measured by applying the principle laid down in AS29. So the amount of provision should not be discontinued to the its present value। तो इसमें बात की जाती है प्रोविजंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइबिलिटी क्या होती है। तो लाइबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है enterprise की arising from past event, the settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise of resources embodying economic benefit। कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट को रहते हुए जो ऐसा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अब इसमें बात कही गई है वर्ड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की। तो हम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को समझते हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एक ऐसा ऑब्लिगेशन है जो कि बेस्ड होता है एविडेंस एविडेंस अवेलेबल इट्स एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट इज कंसिडर्ड प्रोबेबल दैट इज मोर लाइकली देन नॉट। मतलब ऐसा ऑब्लिगेशन जो कि बैलेंस शीट डेट पे एविडेंस दे रहा है और मोर लाइकली मतलब होने के चांसेस ज़्यादा है, प्रोबेबल है, तो हम उसे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बोलेंगे। एक और चीज आती है, वर्ड आता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन एक ऐसा ऑब्लिगेशन है जो कि बेस्ड होता है एविडेंस पे। अब एविडेंस तो अवेलेबल है बैलेंस शीट डेट्स पे, बट प्रोबेबल नहीं माना जाता है, कंसिडर नॉट प्रोबेबल। इट मस्ट बी नोटेड दैट फॉर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी द एक्सिस्टेंट। अब हमने बात करी थी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के लिए पॉसिबल ऑब्लिगेशन मानते हैं, बट प्रोविजंस के लिए हमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का होना बहुत जरूरी है। तो अब लाइबिलिटी को देखते हैं। तो लाइबिलिटी क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब प्रोबेबल है, होने के चांसेस हैं, इसके एविडेंस भी हमारे पास है। तो ये कौन सी हुई लाइबिलिटी? जो कि इंटरप्राइज है पास्ट इवेंट्स के थ्रू हुई है, और जो आउटफ्लो करेगा यानी हमारे जो रिसोर्सेस हैं इंटरप्राइजेस के, उससे आउटफ्लो करे, ऐसे को हम लाइबिलिटी कहते हैं। अब हम अगली चीज बात है कि प्रोविजंस को रिकॉग्नाइज कब करना है। प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले बोला गया है कि उसे इंटरप्राइज एज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। दूसरी चीज बोली गई है मस्ट एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट। जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है वो एग्जिस्ट होना चाहिए बैलेंस शीट डेट पे, और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो है प्रोबेबल होना चाहिए, जो कि आउटफ्लो करवाए रिसोर्सेज का। और इट इज नेसेसरी दैट रिलायबल एस्टिमेट हम एस्टिमेशन ले सके, क्योंकि प्रोविजन एक एस्टिमेशन है, उसके बिना हम एस्टिमेट के बिना हम नहीं कर सकते। ये डिग्री ऑफ एस्टिमेशन है प्रोविजन जो भी है। प्रोविजन जब भी बनाया जाता है एस्टिमेट्स के थ्रू बनाया जाता है पुरानी, और एस्टिमेट्स हमने एस जो हमारा है AS4 में भी बात करी थी एस्टिमेशन की, AS5 में भी बात की गई थी उसकी। तो एस्टिमेट क्या होता है? हमने जब पॉलिसीज की बात करी गई थी कि हम एडजस्टिंग इवेंट देख रहे थे, तो उसमें भी हमने बात करी गई थी कि एस्टिमेट्स क्या होते हैं, और
पॉलिसीज क्या होती है, और हम जब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, जो अप्रोक्सीमेशंस होते हैं, जैसे एस्टिमेशन के एग्जांपल है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर लॉसेस, तो जितने भी प्रोविजंस बनते हैं वो सब एक एस्टिमेट के अंदर ही आते हैं। उसके बाद हम गाइस देख रहे हैं आगे की चीज कि अब हमें बात करनी है कंटिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में। पहले इसकी बात करते हैं कि प्रोविजन का हमने देखा कि कब उसको रिकॉग्नाइज करना है प्रोविजंस को, और अब उसका डिस्क्लोजर कैसा होगा, क्योंकि एस मेनली डिस्क्लोजर की बहुत बात करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका डिस्क्लोजर कैसे होगा। तो प्रोविजंस का डिस्क्लोजर, enterprise should disclose for each class of provision the following: opening balances, addition to and use of provision, unused amount written back, closing balance of the provision. बिसाइड दिस हमें कुछ और चीजें भी देखना पड़ती है डिस्क्लोजर में। अब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोविजन, हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। मेजर असम्पशन अबाउट फ्यूचर इवेंट मेड वाइल मेजरिंग द प्रोविजन एंड इंसिडेशन ऑफ द अनसर्टेन आइटम और द एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, उसका भी हमें डिस्क्लोजर देना पड़ता है। और जो रिविजन प्रोविजन जो है उसका रिव्यू भी करना पड़ता है। एट ईच बैलेंस शीट डेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन मेड शुड बी रिव्यूड एंड एडजस्टेड फॉर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट इज मेड आफ्टर कंसिडरिंग द करंट बेस्ट एस्टिमेट। तो हमें रिव्यू करना रहता है उस प्रोविजन का हर पीरियड में ईच बैलेंस शीट डेट पे। अब आगे हम बढ़ते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं अब। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन यानी जिसका बैलेंस शीट डेट पे एविडेंस तो है एग्जिस्टिंग का बट प्रोबेबल नहीं है, that arise from past event and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the control of the enterprise. Contingent liability क्या कह रहे हैं, occurrence और non occurrence से पता चलेगा हमें, confirmation कैसे होगा, या तो होगा या नहीं होगा। और ये कैसे पता चलेगा, कुछ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स है, जैसे हम लोगों ने किसी की केस कर दिया है तो क्या हम वो केस जीतेंगे या हारेंगे, ये अकरेंस नॉट अकरेंस और किस चीज का फ्यूचर इवेंट जो कि हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। एक और डेफिनेशन है, अ प्रोविज पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अब रिकॉग्नाइज नहीं किया था, क्यों? बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल दैट an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made। क्यों नहीं ऐसे हमने इसको रिकॉर्ड किया था कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट आउटफ्लो है ही नहीं। जो केस हारने वाले थे उससे हमें ज्यादा नुकसान होने ही नहीं वाला था, जो हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा लगने ही नहीं वाले थे। पर यदि कोई केस ऐसा होता है जिससे मुझे लाखों रुपए खर्च हो रहे तो हमें उसे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी शो करना पड़ता है। अब रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल क्या है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का? An enterprise should not recognize the contingent liability, but it should be disclosed in the financial statement. उसे रिकॉर्ड नहीं करना है बट डिस्क्लोज जरूर करना है। The following condition should be fulfilled for disclosure of contingent liability in a financial statement. There should be present obligation arising out of past event, और बट प्रोविजन हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग, हमें पता है कि वो आउटफ्लो का भी सर्टेन नहीं है ऑब्लिगेशंस का। और द पॉसिबिलिटी ऑफ एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग नॉट रिमोट, हमारे हाथ में तो नहीं है। द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेजर्ड विद सफिशिएंट रिलायबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एज अ प्रोविजन। अब बात आती है कि जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है वो यदि शिफ्ट हो रहा है प्रोविजन की तरफ तो कब होता है? The contingent liability are continuously assessed, and if it become probable that an outflow of future economic benefit will be required to settle obligation which is previously assessed as a contingent liability, a provision is recognized। क्या क्या कह रहे हैं वो, यदि आपको लग रहा है कि प्रोबेबल है वो आउटफ्लो हो सकता है, हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब जो हमें एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ सकते हैं, कैसे ऑब्लिगेशन जो भी आने वाले उसको सेटल करना पड़ेगा। यदि एग्जांपल जैसे हम केस हारने वाले हैं तो हम उसको प्रोविजन बना के रख लेंगे। अब डिस्क्लोजर कैसा देना पड़ता है? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, एस्टिमेट ऑफ अमाउंट यदि हो तो, इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रीइंबर्समेंट वो भी अपने डिस्क्लोज करना पड़ता है। wherein in the information required as above is not disclosed because it's not practicable to do the fact should be। मतलब यदि अपन ने देखा कि हाँ वो केस हार सकते हैं जीत सकते हैं पर हमें कुछ एस्टिमेशन अमाउंट पता नहीं कितना लगेगा, तो उसके लिए हम फैक्ट जरूर डिस्क्लोज करेंगे कि हाँ हमें कंफर्मेशन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी कॉन्टिजेंट असेट के बारे में। तो कॉन्टिजेंट
asset is a possible asset that arise from past event and existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the control of the enterprise. सेम कंटिंजेंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन कंटिंजेंट एसेट है, वह हमारे पास पॉसिबल ऑब्लिगेशन था, यहाँ हमारे पास पॉसिबल असेट है, मतलब हमें फ्यूचर में वो असेट मिल सकता है, बट उसकी अक्रेंस और नॉन अक्रेंस अभी असर्टेन है, हमें सर्टेन नहीं है कि फ्यूचर में आएगा या नहीं आएगा, हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा नहीं रहेगा। तो बेसिकली कंटिंजेंट असेट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। टू बी कॉल्ड अ कंटिंजेंट एसेट फॉलोइंग कंडीशंस तो हमें पता होनी चाहिए कि पॉसिबल एसेट क्योंकि पास्ट इवेंट से कुछ आने वाला है, एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिंजेंट एसेट जो भी कंफर्म होगा अकरेंस या नॉन अकरेंस से, और फ्यूचर इवेंट हमें विद इन द कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। अब पहली बात रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है कंटिंजेंट एसेट के बारे में, एन एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ कंटिंजेंट एसेट बिकॉज इट मे रिजल्ट इन द रिकॉग्निशन ऑफ इनकम। और हम इनकम को तो प्रूडेंस कंसेप्ट के थ्रू रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमारी इनकम हमें रियलाइज नहीं होती, जब तक हम इनकम बुक नहीं करते हैं, हम लॉसेस के लिए भले ही प्रोविजंस बनते हैं पर इनकम के लिए कोई हम पहले से बुक करके नहीं रखते हैं। वेदर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, अब पहली बात हो गई कि कंटिंजेंट एसेट को हम बनाते ही नहीं है, डिस्क्लोज करते ही नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो उनकी रिपोर्ट में डिस्क्लोजर करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट के बारे में बात करा गया था। तो रीस्ट्रक्चरिंग इज अ प्रोग्राम दैट इज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट एंड मटेरियली चेंजेस इधर द स्कोप ऑफ बिजनेस और द मैनर इन विच दैट बिजनेस इज कंडक्ट। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम, सेल और टर्मिनेशन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस या क्लोजर ऑफ बिजनेस लोकेशन, जैसे कंट्री था कोई रीजन में था, रीलोकेशन कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज को, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। तो रिस्ट्रक्चर डज नॉट इंक्लूड, अब रिस्ट्रक्चर में क्या नहीं आता है, रीट्रेनिंग और रीलोकेटिंग कंटिन्यूइंग स्टाफ का, स्टाफ को रीलोकेटिंग नहीं, वो बिजनेस एक्टिविटी का रीलोकेशन कर रहे हैं। मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये भी रिस्ट्रक्चरिंग में नहीं आएंगे। अब प्रोविजन की बात करते हैं। अब प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर प्रोविजंस आर मेट। जो प्रोविजंस के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है वही यदि मैट होते हैं, मतलब मिल जाते हैं, तो ही हम रिस्ट्रक्चरिंग का करेंगे। Provision for restructuring costs should include only the direct expenditure arising from the restructuring and not associated with the ongoing activity of the enterprise. और रिस्ट्रक्चरिंग ये नहीं इंक्लूड करेगा कौन कौन सी चीजें, द कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग और रीलोकेटिंग, कंटिन्यूइंग स्टाफ, मार्केटिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और एक्सपेक्टेड लॉस ऑन सेल ऑफ asset ड्यू टू restructuring. However, this asset will be subject to impairment as per AS 28 and dealt with the accounting ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब बाय एज 28। तो बेसिकली ये एज इतना ही बात करता है कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है, हम प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज करेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी कब रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या डिस्क्लोजर होना चाहिए और कितना प्रोबेबिलिटी है। तो इस चीज पे हमारा एज इतना ही बात करता है और आगे वाली वीडियोस में हम मिलेंगे कुछ बेहतरीन एज के साथ।